हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैनल पे हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा मतलब टेक्सोनॉमी और फैमिलीज़ वगैरह जो है उसको थोड़ा सा डिटेल में मैं कंटिन्यू करूँगी, बट मैं तब कंटिन्यू करूँगी जब आप सबके उतने ही फ्रूटफुल रिस्पॉन्सेज मेरे लिए होंगे, ठीक है। बिकॉज आई एम सेइंग दैट कि हाँ मतलब मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ और वही जेन्युइन मतलब लिटरली मतलब ईमानदारी से भी शायद कोई बच्चा मतलब एक क्लास को पूरी तरीके से नहीं देख रहा है, ठीक है। ईमानदारी से भी एक भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी क्लास को पूरी तरीके से नहीं देख रहा है, तो फिर जब आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं तो फिर मैं भी क्यों फिर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में काम करूँगी। आप खुद सोचो ना, या तो भाई फिर उतनी कंसिस्टेंसी दिखाओ, और या तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो शायद आपको सब कुछ आता है और या तो फिर ये है कि आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो जो भी है जैसा भी है, आप सभी का रिस्पॉन्स मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ व्हाट यू गाइज एक्चुअली नीड, व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, ठीक है। बाकी जो भी है जैसा भी है, मेरा तो काम है, मैं करूँगी इसको। और आप इसको मतलब पसंद कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, रीज़न भी नहीं बता रहे हो, तो फिर सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। तो मॉर्फोलॉजी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज से एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये टॉपिक भी थोड़ा सा लेंदी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैं 20-25 मिनट में या 40 मिनट्स में मैं आपको एकदम दमदार धमाकेदार तरीके से मैं पढ़ा के मैं अपलोड कर दूँ। नहीं भाई, मेरे से इतना इतना मतलब इतना कंसाइज तरीके से हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये है, क्योंकि ना मैं खुद कंसाइज तरीके से पढ़ती हूँ और ना ही मैं इतना कंसाइज तरीके से पढ़ा सकती हूँ। हाँ मे भी मतलब मैं चीज़ों को थोड़ा सा मतलब मुझे समझाने में बताने में टाइम लगता होगा, वो एक अलग बात है। बट इतना शॉर्टकट मारना या इतना शॉर्टकट चीज़ों की डिमांड रखना, आई डोंट थिंक सो इट इज़ गुड फॉर यू गाइज एंड ऑल्सो फॉर मी, ठीक है। मेरा क्या है, मैं तो मतलब बस कुछ पॉइंट्स ले लो, कुछ स्किप कर दो, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, जब शॉर्टकट आप मार रहे हो तो कहीं ना कुछ आप छोड़ के जा रहे हो, और एग्जामिनर जो आप छोड़ के जाओगे वही फिर वहाँ पे आपसे पूछेगा बिठा के आराम से। फिर वही जो 2.5 घंटे होते हैं वो फिर आपका भविष्य निर्धारित कर देते हैं वहाँ पे। सो एनीवेज, विदाउट बोथ वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी मीन्स क्या समझते हो आप? किसी भी चीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या क्या यहाँ पे क्या सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। सो बिफोर डिस्कसिंग दीज पॉइंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू some important points regarding anatomy, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट एनाटॉमी, व्हाट इज एग्जैक्टली द प्लांट एनाटॉमी। वैसे भी आप सभी को पता होगा कि प्लांट एनाटॉमी क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कि किस चीज़ से बना हुआ है प्लांट। सपोज दैट अगर आप एक हाउस की बात करते हो तो ब्रिक, सीमेंट एंड सो ऑन, जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होता है उससे बना होता है। उसी तरीके से अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या है, पहले तो ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स का कलेक्शन क्या हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। फिर टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है। टिश्यूज में भी किस किस तरीके के टिश्यूज आ जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और भी मतलब बहुत तरीके के होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम हो गया। फिर उनके फंक्शन के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम। फिर इसके रिगार्डिंग में बहुत सारी थ्योरीज वगैरह जो है वो प्रपोज की गई थी, जैसे कि शूट एपिकल मेरिस्टेम के रिगार्डिंग तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी हो गई, हिस्टोजन थ्योरी हो गई, एपिकल सेल थ्योरी हो गई। और कल शायद मैंने शॉर्ट्स के भी मतलब माध्यम से आपको एक थ्योरी प्रोवाइड करने की कोशिश की है, बिकॉज जो मेरा कंटेंट था वो मतलब एक सिंगल स्लाइड में कवर हो गया था, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। मतलब अजीब ही ज़माना आ गया है, पहले पढ़ाओ भी, फिर चीज़ें अपलोड करो, फिर उसके बाद आप सभी को जाके मुझे निमंत्रण भी देना पड़ता है कि हाँ सर आइए आप देख लीजिए, हाँ मैम आइए आप देख लीजिए। बी क्विक यार। मुझे नहीं लगता है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को इतना स्लगिश होना चाहिए दैट आई एम जस्ट
अगेन एंड अगेन कॉलिंग यू दैट गाइस प्लीज़ कम एंड वॉच, प्लीज़ कम एंड वॉच, ठीक है। बाकी रूट एपिकल रूट के केस में भी बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, जैसे कॉर्पर कप्पे थ्योरी हो गई, स्कूप सर ने दी थी 1917 में, हिस्टोजन थ्योरी हो गई, हैंस्टेन ने दी थी 1870 में, एपिकल सेल थ्योरी हो गई, नागेली सर ने दी थी 1858 में। सो इस तरीके से आ जाती हैं। फिर जब फंक्शंस मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के जो है बाद में फिर मतलब आगे फिर इसमें फर्दर टाइप टिश्यूज़ की बात की जाए तो बेसिकली दो तरीके के टिश्यूज़ होते हैं। एक सिंपल टिश्यूज़ आ जाते हैं जिसमें आपको पता होगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तीन होते हैं। और फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की बात करते हैं तो जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। फिर अगर सिंपल टिश्यूज़ में भी थोड़ा सा आप और डीप में जाना चाहेंगे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं कि अगर पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं तो पैरेन्काइमा में भी बहुत सारे तरीके के मॉडिफिकेशंस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो ठीक है, मैं तो भाई देखो डिटेल में ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। और डिटेल में ही पढ़ो, यही आप सबके लिए भी अच्छा है। भले 3-4 दिन लग जाएगा यार, इससे ज़्यादा थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। सो हेयर बिफोर डिस्कसिंग द चैप्टर, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लांट एनाटॉमी वर्ड एग्जैक्टली निकल के किससे आया है, ठीक है। जैसे ग्रीक वर्ड से निकल के आया या ऐसा कुछ होता है, आप सभी ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, मुझे पता है, और मैं भी शायद पता भी हो आपको, तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे साथ रिवीजन करते चलिए। तो प्लांट एनाटॉमी की जब बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये क्या है, 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें भी कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो 2 ग्रीक वर्ड्स कौन कौन थे, तो इसमें देखो जो एना है, एना वर्ड, और दूसरा जो है टॉमी, उसको टोमिन के नाम से जाना गया था, ठीक है। मतलब एना मीन्स क्या होता है, अंडर, और टोमिन मीन्स होता है टू कट, मतलब कि प्लांट को अंदर तक कट करो, ठीक है। फिर वो वहाँ से क्या निकल के आता है, प्लांट एनाटॉमी। यानी कि द वर्ड एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, एना एज अंडर, टोमिन टू कट। फर्स्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट वॉज पब्लिश्ड बाय, किसने पब्लिश किया था, एन ग्रीव सर ने पब्लिश किया था। और वो भी क्या थे, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था एनाटोम प्लांटेरम, ठीक है। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, एन ग्रीव सर को फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं। बाकी अब तो पता चल गया होगा ना कि एनाटॉमी क्या है। तो एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज़, ठीक है, वो एनाटॉमी कहलाती है। वो प्लांट्स में भी हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकता है, बट हेयर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बॉटनी, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टिश्यूज रिगार्डिंग प्लांट्स, ओके। तो एनाटॉमी ये चीज़ हो जाती है। फिर होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स क्या है, हिस्टो वर्ड ही क्या है, रूट वर्ड है, क्या है, टिश्यू, इट रिप्रेजेंट फॉर द टिश्यू। तो स्टडी ऑफ टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडी, तो टिश्यूज़ की जो स्टडी होती है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। और टर्म टिश्यू जो है वो भी किसने दिया था, एन ग्रीव सर ने दिया था। और साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको कहा गया था, तो वो बिचट सर को कहा जाता है, ठीक है। टर्म टिश्यू हिस्टोलॉजी, मतलब जो टर्म टिश्यू है वो एन ग्रीव सर ने दिया था, लेकिन फादर ऑफ हिस्टोलॉजी की बात की जाए तो बिचट सर को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी, जब इंडियन प्लांट एनाटॉमी की बात की जाएगी तो उसके फादर कौन है हमारे पास, के चौधरी सर हैं। और बुक जो लिखी गई थी एनाटॉमी ऑफ सीडेड प्लांट्स पे, तो वो के ईसाऊ सर ने, मतलब ये मैम है, इन्होंने लिखा था, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। हाँ मैम है, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली यही रिकॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब ये बेसिक था, बाकी मैं बहुत डिटेल में मतलब नहीं यहाँ पे मतलब समझा पाऊँगी, क्योंकि फिर हमारे पॉइंट्स नहीं डिस्कस हो पाएंगे। तो हम पॉइंट्स के थ्रू इस चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बाकी जहाँ जहाँ पे मुझे नीड लगेगी आई विल एक्सप्लेन यू सम लेटर फॉर्म्स। सो हेयर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, द टिश्यू। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टिश्यू से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हमारे निकल के आते हैं, ठीक है। पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, कुछ अगर इंपॉर्टेंट लगेगा तो फिर हम लोग आराम से बाद में थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड शो एंगुलर वॉल थिकनिंग, दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये कौन से सेल्स होते हैं, कोलिनकाइमा की बात की जा रही है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा मतलब इन शॉर्ट बता ही देती हूँ, थोड़ा सा इन शॉर्ट या ओरली ही बता देती हूँ, ठीक है।
एक काम करिए, ओरली डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज अगर मैं लिखूंगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले टिश्यूज़ की बात करते हैं। तो टिश्यूज़ क्या हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शंस, उनको क्या बोलते हैं? टिश्यूज़ बोलते हैं। प्लांट बॉडी क्या है? मेड अप ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज़ टू कंप्लीट द डिवीजन ऑफ लेबर। उसमें सबसे पहला जो आता है हमारा, वो क्या होता है? हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक जैसे कि आप सभी नाम से समझ रहे होंगे कि ये कैसे टिश्यूज़ होते हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, रैपिडली। इसमें हमेशा जो है वो डिवीज़न होता रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लांट्स के उन पोर्शंस पे या उन पोजीशंस पे पाए जाएंगे जहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इसमें भी देखो, जैसे प्लांट टिश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू में भी दो तरीके का, जैसे मैंने एक बताया मेरिस्टेमेटिक है, और दूसरा वाला क्या है हमारा? परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यूज होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइडिंग है, परमानेंट वाले जो हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करते हैं, मतलब एक टाइम बाद उसमें क्या है? डिवीज़न रुक जाता है। ठीक है, और अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है? ओपन ग्रोथ होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो प्लांट्स में ओपन ग्रोथ होती है और एनिमल्स में क्लोज्ड। अब आप सोच रहे हो कि ओपन और क्लोज से क्या मतलब है? ओपन का मतलब ये होता है कि थ्रू आउट लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स। यही सेल्स जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेम सेल्स जो होते हैं, इनकी वजह से प्लांट्स में हमेशा ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस होती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि एक प्लांट है वो मतलब 20 साल बाद, 25 साल बाद या 5 साल बाद उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो गई, अब आगे ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसा तो हमें नहीं देखने को मिलता है ना। बट ह्यूमन बींग्स के केस में क्या है? ऐसा देखने को मिलता है कि एक टाइम बाद आपकी मतलब एज जो है वो फिर वहाँ से आपका एजिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आ जाती है पहले। उसके बाद प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो दो तरीके के हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट हो गए। अब मेरिस्टेमेटिक में भी देखो, अगर हम बात करें तो इनको हम फर्दर मतलब फिर से 3 तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है, हम इसको ओरिजिन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रोमेरिस्टेम। ठीक है, प्रोमेरिस्टेम, देन प्राइमरी मेरिस्टेम, और फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम आ जाता है। फिर अगर बात करते हैं पोजीशन की, कि हाँ इनकी पोजीशन के बेसिस पे भी मेरिस्टेम्स को डिवाइड किया गया है। तो पोजीशन में आप अच्छे से समझ रहे हो कि जो एपिक्स पे है वो एपिकल मेरिस्टेम होगा, इन बिटवीन जो होते हैं वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, और मार्जिन पे लीफ वगैरह में जो पाया जाता है वो मार्जिनल मेरिस्टेम होता है। मैं इसके शॉर्ट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी अगर मतलब हो पाया अवेलेबल तो। और बाकी लेटरल मेरिस्टेम्स, सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह जो होती है वो इन्हीं से होती है। तो मतलब यहाँ पर भी पोजीशन के बेसिस पे देखा जाए तो एपिकल, इंटरकैलरी, मार्जिनल एंड लेटरल आ जाता है। फिर उसके बाद में एक आता है प्लेन ऑफ डिवीज़न के बेसिस पे, कि उसमें प्लेन ऑफ डिवीज़न कैसा है। तो इसमें भी हमारे पास 3 तरीके के आते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको रिब या हम फाइल मेरिस्टेम बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ प्लेट मेरिस्टेम होता है, और थर्ड वन इज जो है वो क्या है? हमारा मास मेरिस्टेम है। तो इस तरीके से मतलब इसका डिवीज़न होता है। अब परमानेंट की बात करते हैं तो परमानेंट में भी फिर हमारे पास कौन से आ जाते हैं? सिंपल टिश्यूज़ आ जाते हैं, और दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ आ जाते हैं। सॉरी, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप सबको सब कुछ पता है, बस हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल में अगर बात करें तो सबसे पहला वाला आ जाता है हमारा पैरेन्काइमा, देन नेक्स्ट कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा, एंड द थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट वाले में, तो फर्दर इसमें डिवीज़न हो जाता है जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम में देखो हमारे पास क्या आ जाता है? जाइलम ट्रैकिएट्स, फिर वेसल्स, देन फाइबर्स, और ये अब तक तीनों जो थे ये क्या थे? 3 के तीनों डेड थे। इसमें जो लास्ट वाला है जाइलम पैरेन्काइमा, एज यू नो दैट कि पैरेन्काइमा क्या है? फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है। तो बस यही क्या है? अकेला लिविंग बचता है इस कंडीशन में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है सीव ट्यूब सेल लिविंग होता है, कॉम्पेनियन सेल्स। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। और बस यहाँ पे जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स ऑलरेडी कैसे होते हैं? डेड होते हैं। और लास्ट में फ्लोएम
पैरेन्काइमा आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हो गई हैं। अब इसी जगह पे थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, वो जिम्नो के केस में हमें देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे लिखेगा ही नहीं यार ये। जिम्नो के कंडीशन में देखो क्या होता है कि जो यहाँ पे सीव ट्यूब सेल है तो वहाँ पे क्या होता है, सीव सेल होता है, और कंपेनियन सेल जो होता है, कंपेनियन सेल की जगह पे वहाँ पे क्या होता है, कंपेनियन सेल की जगह पे वहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं, ठीक है। और इन्हीं एल्ब्यूमिनस सेल्स को हम लोग स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, इसीलिए हम इनको स्ट्रासबर्गर सेल्स भी कहते हैं। बाकी फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर जो है वो दोनों कॉमन होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक आउटलाइन था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं, इनके फीचर्स सबको पता होना चाहिए। फीचर्स इनके कैसे हैं कि ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होते हैं, न्यूक्लियस इनका प्रोमिनेंट होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, और सेल वॉल जो है इनकी प्राइमरी इन नेचर होती है, यानी कि सेलुलोजिक होती है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा एबंडेंट होते हैं, क्यों, फटाफट मतलब चीज़ों को पास ऑन करना होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइमरी सेल वॉल अंदर की तरफ होती है या बाहर की तरफ होती है, एक प्लांट सेल में कितने तरीके की सेल वॉल्स होती हैं, तो पता नहीं मुझे कि आपको पता है कि नहीं, बट इट्स माय ड्यूटी हियर टू रिकॉल यू। तो यहाँ पे हम एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेते हैं। इसमें देखो दो सेल्स कैसे दूसरे से जुड़े होते हैं और उनके साथ में क्या क्या बेसिक चीज़ें लगी होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ एग्जाम्स में मतलब देखा भी है, कई जगहों पे क्वेश्चंस की पूछा होता है कि सेकेंडरी वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल के बाहर की तरफ होती है या अंदर की तरफ होती है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में होती है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर होती है, ठीक है। तो इस तरीके के मतलब कुछ क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले थे, इसलिए ये चीज़ मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो ये मैंने ब्लू कलर से बनाया है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्राउन कलर से है, सबसे पहले ये आता है, ठीक है। फिर हम इसको बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे, तो देखो सबसे बाहर जो ग्रीन कलर का है वो क्या है, हमारा प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सबसे बाहर की तरफ है, ठीक है। इसको साथ साथ में लिखते रहो कि ये क्या है, आउटर वाला, सबसे आउटर मोस्ट होता है ये। उसके बाद में अंदर फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, S1, S2 एंड S3, जिसमें से S2 जो है वो सबसे थिकेस्ट होता है, ठीक। उसके बाद में अंदर और चलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, तो हमें टर्सरी सेल वॉल देखने को मिलती है, मतलब 3 सेल वॉल होती हैं एक प्लांट सेल में। उसके बाद में देखो इन दोनों सेल्स को मतलब साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जोड़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये जो रेड कलर से मैंने बताया है यही क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा। और इन कनेक्शंस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, डेस्मोटिब्यूल्स पड़े होते हैं। डेस्मोटिब्यूल्स क्या है, पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में बात करते हैं जब दो सेल्स को मतलब आपस में कोई चीज़ है ना जो जोड़ के रखती है, ठीक है। ये डेस्मोटिब्यूल्स तो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इसके पास अगर मतलब एक्सेस है न्यूट्रिएंट या कुछ है, सपोज करो लीफ का है ये, तो इसको आगे पास ऑन करना है तो इस कनेक्शन के थ्रू पास करेगा, ठीक है। सेल वॉल से नहीं पास आउट होगा, इस कनेक्शन के थ्रू पास ऑन होता है। लेकिन इन दोनों सेल्स को जो जोड़ने का काम कर रहा है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने इस चीज़ को मतलब ड्रॉ किया है, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज मिडल लेमेला। इस स्ट्रक्चर हम किस नाम से जानते हैं, मिडल लेमेला के नाम से जानते हैं। और ये बना किसका होता है, तो ये कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हाँ बस एनिमल्स को ही मतलब कैल्शियम की नीड है, हम भाई ह्यूमन बींग्स हैं तो हमें दूध पीना है, हमें कैल्शियम चाहिए, मतलब हम विटामिन डी ले रहे हैं, कैल्शियम इनटेक को मतलब हमें कंप्लीट करना है, नहीं ऐसा नहीं है। प्लांट्स के केस में भी ये सारे जो भी मिनरल न्यूट्रिशंस हैं ये सारे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। बाकी चैप्टर है ही है, हम जब पढ़ेंगे तो आपकी और सारे जो डाउट्स हैं वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो मिडल लेमेला किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। कैल्शियम पेक्टेट या कई बार क्वेश्चन में मैग्नीशियम पेक्टेट भी देता है, तो भी यू कैन ऑप्ट फॉर इट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब देखो उसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में अगर ओरिजिन की बेसिस पे देखा जाए
तो पहला क्या था हमारा प्रोमेरिस्टेम, दूसरा क्या था हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम, और थर्ड वन क्या था सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इनके बारे में मतलब थोड़ा सा ओरली आप लोग चीज़ों को सुन लीजिए, और ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो प्रोमेरिस्टेम जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रो मतलब प्रिमिटिव है, या फिर इसको प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, या फिर इसको एक और नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। ये क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं पे। तो अगर आपसे कभी पूछता है कि किस तरीके के एम्ब्रियो को मतलब हम लोग एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम बोलते हैं, तो प्रोमेरिस्टेम या प्रीमोर्डियल होता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये प्रेजेंट इन एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की। तो ये अर्ली लाइफ स्टेजेस में पाया जाता है, प्रेजेंट इन प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, एज द नेम इंडिकेट प्राइमरी, तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब कि सिर्फ लेंथ में ग्रोथ करेगा, विड्थ में नहीं, लंबाई ही बढ़ेगी, चौड़ाई नहीं बढ़ेगी इससे। और इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल्स में आ जाता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, जो एपेक्स पे पाया जाता है, मतलब रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे। उसके बाद में इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो इस तरीके से ये इन बिटवीन मतलब पाया जाता है, जो कि क्या करता है, ये भी लेंथ में ही ग्रोथ करवाता है, ठीक है, विड्थ में नहीं। और तीसरा वाला है जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब आप बताओ कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पाया जाता है। सिर्फ यही ऐसा वो है, मतलब कि जो कि एक ऐसा इकलौता प्राइमरी मेरिस्टेम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे पाया जाता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो हमारे वस्कुलर बंडल्स होते हैं उसके बीच में पाया जाता है। जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, और ये हमारा क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करवाता है। और ये उसी केस में प्रेजेंट होता है जहाँ पे एंजियोस्पर्मिक स्टेम हो, लीफ हो, या फिर कुछ जिम्नो के भी जो मतलब हायर ऑर्डर्स हैं जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल रही है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम की। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो लेटर फेज में पाया जाता है, मतलब कि जब प्राइमरी ग्रोथ हो चुकी होती है तब फिर ये चीज़ें आती हैं। प्रेजेंट इन सेकेंडरी प्लांट बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि ये लंबाई मतलब कि ये चौड़ाई में, पेड़ को चौड़ा करने में हेल्प करता है, जैसे गर्थ वगैरह हो गया, या कोई प्लांट मतलब पेड़ है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ की नीड है तो वहाँ पे। तो इसके एग्जांपल्स नोट करो। देखो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, लेकिन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी कि दो वस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम यहाँ पे जो पाया जाएगा वो कैसा होगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगा। दूसरा कॉर्क कैम्बियम, ये दोनों क्या है, डाइकॉट स्टेम में पाए जाएंगे। डाइकॉट रूट की बात की जाए तो वहाँ पर वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम होगा, ठीक है। तो आई होप आपने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी। देन हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, पोजीशन के बेसिस पे। तो पोजीशन के बेसिस पे एपिकल, इंटरकैलरी, मार्जिनल और लेटरल वन है। जो एपिकल है वो प्रेजेंट कहाँ पे है, एट द एपेक्स ऑफ द शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ, लेंथ में ग्रोथ करवाता है ये। और प्रेजेंट इन द टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम का ही ये भी क्या है, एक टाइप है, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम हो जाएगा। फिर बात करते हैं इंटरकैलरी की। तो प्रेजेंट बिटवीन द टू परमानेंट टिश्यूज, जो दो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उसके बीच में प्रेजेंट होता है। बाकी इसका डायग्राम मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में अपने चैनल पे अपलोड करूंगी, वहां से आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड एंड इंटरनोड के बेस पे प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ ये और कहाँ पे देखने को मिलता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। प्रेजेंट इन इक्विसिटम एंड एंथोसिरोस, और ये भी कैसा है, टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम है। उसके बाद मार्जिनल की बात करते हैं। तो मार्जिनल का याद रखो कि प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लीफ ओनली इन डायमीटर, सिर्फ डायमीटर बड़ा करता है, थिकनेस नहीं प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये मार्जिनल वाला तो स्पेशली हो गया, याद हो जाएगा, लीफ में है। लेटरल वाले की बात करते हैं तो प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के ये साइड में होता है, यानी कि क्या करता है, उसको थिकनेस प्रोवाइड करता है विड्थ में, ठीक है। तो पहला वाला हो गया प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि जो इंट्राफेसिकुलर मैंने बताया था ये भी क्या है, लेटरल का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा था। और दूसरा जो है सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, वो कौन कौन से हो गए, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम है। लेटरल में भी दो हो जा रहे हैं, याद रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में यही वाला इंट्राफेसिकुलर आ जाएगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और सेकेंडरी में इंटरफेसिकुलर, वस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम, ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं प्लेन ऑफ डिवीज़न के बेसिस पे। जो इनका प्लेन ऑफ डिवीज़न था उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो रिब या फाइल मेरिस्टेम, जिसको हम लोग डिवीज़न क्या है सिर्फ एक प्लेन में होता है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, एपिडर्मिस वगैरह बना दिया या मतलब कॉर्टेक्स वगैरह, मतलब कि एक एक ही उसमें काम करना है। प्लेट की बात करें तो 2 प्लेन्स में काम करेगा। जैसे इसका भी एग्जांपल ये क्या है, लीफ वाला, मार्जिनल और प्लेट दोनों लीफ के केस में आ जाएंगे, लीफ की मार्जिन में। और मास वाले की बात करते हैं तो डिवीज़न इसका मैनी प्लेन्स में होता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बनाना या फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, इस तरीके से ये हो गई। बाकी सिंपल और कॉम्प्लेक्स में तो कुछ इतना खास है नहीं, बाकी हाँ इसमें थोड़ा सा डिटेल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करती हूँ। बाकी एक चीज़ और है, इसकी थ्योरीज जो हैं वो भी मतलब थोड़ा सा नोट कर लो आप साथ साथ में। जैसे रूट अपिकल मेरिस्टेम की बात की जाए, रूट से रिलेटेड जो है वो 3 थ्योरीज दी गई थी। कॉर्पर कप्पे थ्योरी जो थी वो स्क्यूब सर ने दी थी, स्पेलिंग है SCHUEPPE। ये कब दिया था इन्होंने, 1917 में दिया था, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है हिस्टोजन थ्योरी, इसको हांस्टेन सर ने दिया था। कब दिया था इसको, 1870 में, ठीक है, 1870 में दिया था। और उसके बाद में आ जाता है एपिकल सेल थ्योरी, जो नागेली सर ने दिया था 1858 में। बाकी शूट में एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शूट से रिलेटेड जो थ्योरीज थी वो कौन कौन सी थी, तो वहाँ पे आप नोट करिए। सबसे पहली है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, जिसको दिया था स्मिड सर ने, SCHMIDT, ठीक है। ये नाम इम्पोर्टेंट है, कब दिया था, 1924 में दिया गया था। उसके बाद दूसरी आती है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी रूट और शूट दोनों के केस में मानी जा रही है, तो ये भी 1870 में ही दिया गया था। और उसके बाद में एपिकल सेल थ्योरी जो है वो शूट वाली, वो हॉफमिस्टर सर ने दी थी, ठीक है। कब दिया था, 1857 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था उसमें क्या था हमारा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पैरेन्काइमा डिस्कस करते हैं। पैरेन्काइमा में भी देखो फर्दर आगे बहुत सारे मॉडिफाइड पैरेन्काइमा पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में जो हैं वो मॉडिफाइड पैरेन्काइमा पूछे जाते हैं। जैसे सपोज दैट ये मैंने जो 4-5 नाम लिखे हैं, इनमें कई बार ये होता है कि क्वेश्चन आपको दे देगा, जैसे सपोज करो इडियोब्लास्ट दे दिया, पूछा इडियोब्लास्ट सेल जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो आपको जब पता होगा डिटेल में ना तभी आप बता पाएंगे बच्चे। तो फिर क्या है, ये मॉडिफाइड पैरेन्काइमा के हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास द फर्स्ट वन इज एरेनकाइमा, सेकेंड इज प्रोजेनकाइमा, थर्ड इज क्लोरेनकाइमा, नॉट कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की स्पेलिंग ये होती है कोलेनकाइमा। जनरली बच्चे जो हैं वो बोलने में और लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए लिख के पढ़ोगे कभी गलती नहीं करोगे। तो ये क्या है, क्लोरेन वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जो फोर्थ वाला है वो है, फोर्थ वन इज म्यूसिलेज पैरेन्काइमा एंड द फिफ्थ वन इज इडियोब्लास्ट, ठीक है। तो ये इतने तरीके के जो हैं वो मॉडिफाइड पैरेन्काइमा हमें देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा मतलब क्विक रिव्यू हम ले लेते हैं ब्रीफ में। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एरेनकाइमा की। एरेनकाइमा कैसा है, ये लिविंग है। एयर वर्ड से समझो कि इसमें क्या है, एयर कैविटीज़ पाई जा रही हैं, ठीक है, एयर कैविटीज़ पाई जा रही हैं। अब आप खुद सोचिए थोड़ा सा कि एयर कैविटीज़ जो हैं वो किस तरीके के प्लांट्स में पाई जाएंगी, ठीक है। जनरली वो कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, हाइड्रोफाइट्स में देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि एयर कैविटीज़ होती हैं तो वो क्या करती हैं, उसको फ्लोट करने में और साथ ही साथ रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट्स के एग्जांपल भी साथ में याद कर लो, हाइड्रिला, आइकॉर्निया वगैरह हो गया, आइकॉर्निया, पिस्टिया, हाइड्रिला, ये सारे हो गए। और इनका जो वॉल मटेरियल है वो कैसा होगा, सेलुलोज का बना होगा, पेक्टिन का और हेमीसेलुलोज का बना होगा। और इसके सेल्स कैसे होते हैं, जनरली वही स्फेरिकल या इरेगुलर इन शेप्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। एरेनकाइमा हैविंग एयर कैविटीज़, लिविंग सेल्स होते हैं, स्फेरिकल टू इरेगुलर शेप्स होती हैं, हैविंग एयर स्पेसेस बीच में होता है। सेल वॉल बनी किसकी होती है, सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ पे है, तो हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, हाइड्रिला, आइकॉर्निया, वेलिस्नेरिया वगैरह हो गया। और इसका फंक्शन क्या है, तो प्रोवाइड बायोन्सी, ठीक है, फ्लोट करने में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो आई थिंक इतने इन्फॉर्मेशन एरेनकाइमा के लिए सफिशिएंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है वो है प्रोजेनकाइमा। ये कैसे सेल्स होते हैं, ये इलोंगेटेड रॉड लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, इलोंगेटेड रॉड लाइक सेल्स होते हैं। एक्चुअली आई एम नॉट
पेइंग मच अटेंशन टू राइट नीट एंड क्लीन, बिकॉज आई नो दैट कि आपको चीज़ें समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। नोट्स आप अपने फिर इजीली वहाँ से मतलब आप बना लीजिएगा। तो ये कैसे हैं, इलोंगेटेड रॉड लाइक सेल्स होते हैं, प्रेजेंट इन पेरीसाइकिल ऑफ ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये कहाँ पे पाया जाता है, पेरीसाइकिल ऑफ डाइकॉट रूट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQ जब मैं लेके आऊँगी तो उसमें देखिएगा ये पूछा गया है। तो पेरीसाइकिल ऑफ डाइकॉट रूट में पाया जाता है और ये काम क्या करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है, ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चे। उसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट वाला जो है वो हमारा है क्लोरेनकाइमा। एज द नेम इंडिकेट्स क्लोरन मतलब ये क्या है, यहाँ पे विद क्लोरोप्लास्ट होगा। यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है, क्लोरोप्लास्ट। और ये कैसा है, लिविंग है। इसका मतलब जो सेल का शेप है वो कैसा है, रफली स्फेरिकल या इरेगुलर स्पॉन्जी शेप के होते हैं। मतलब इसमें देखो ये क्लोरेनकाइमा जैसे क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, लीव्स में देखने को मिलता है। तो लीफ के अगर ग्राउंड टिश्यू की मतलब बात की जाए, एक बार चलो रफली स्ट्रक्चर एक ड्रॉ कर ही लेते हैं लीफ का। सपोज करो कि लीफ की ये क्या हो गई, अपर एपिडर्मिस हो गई। मैं डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना रही हूँ क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी है। तो ये अपर एपिडर्मिस पे कुछ स्टोमेटा होते हैं, कुछ लोअर पे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पे बराबर हैं तो वो कैसा होगा, एम्फी वो हो जाता है। तो वो कंडीशन किसकी निकल के आती है, मोनोकॉट की निकल के आ जाएगी। और अगर लोअर वाले पे ज़्यादा है तो वो किस कंडीशन में आ जाता है, हमारा डाइकॉट में आ जाता है। तो क्लोरेनकाइमा का क्या है ये, मतलब जो राउंड वाले होते हैं। अब इसमें देखो जैसे डाइकॉट की बात करते हैं तो अपर पैलिसेड सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्ग मतलब कॉलम लाइक सेल्स होती हैं, ठीक है। ये लंबी लंबी कॉलम लाइक सेल्स होती हैं, बीच में ये ऊपर जाइलम होता है, नीचे फ्लोएम होता है, वस्कुलर बंडल जो हो गया। लेकिन जो नीचे जो मीजोफिल होता है अनडिफरेंशिएटेड, वो कैसी होती हैं, गोल गोल सेल्स होती हैं ना, रफली स्फेरिकल या इरेगुलर शेप की होती हैं, थोड़ा सा स्पॉन्जी वो रहता है। तो क्लोरेनकाइमा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमें लीव्स में देखने को मिल रहा है। इनकी सेल वॉल भी कैसी बनी होती है, सेलुलोज पेक्टिन हेमीसेलुलोज की बनी होती हैं। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मीजोफिल टिश्यूज प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। अपर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, एडेक्सियल बोलते हैं। बहुत कंफ्यूजन रहता था इसमें भी, एडेक्सियल है और ये लोअर वाला क्या है, एबेक्सियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। मतलब क्लोरेनकाइमा की जब बात की जाए तो कहाँ पाया जाएगा, वो ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव्स में पाया जाएगा, ठीक है। जिसमें अगर डाइकॉट की बात करेंगे तो पैलिसेड और स्पॉन्जी दोनों तरीके का होता है, और मोनोकॉट की बात करेंगे तो सिंपल पैलिसेड लेयर्स ही होती हैं। बाकी काम क्या है अब तो अच्छे से समझ गए होंगे, नाम से ही पता चल रहा है क्लोरेनकाइमा यानी कि क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म करेगा और साथ ही साथ स्टोरेज ऑफ स्टार्च भी करेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा डी, म्यूसिलेज पेरेन्काइमा। म्यूसिलेज पेरेन्काइमा की जब बात करते हैं तो ये वाटर का स्टोरेज करता है, ठीक है, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड म्यूसिलेज। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, सक्लेंट प्लांट्स में। कहाँ पे देखने को मिलता है, सक्लेंट प्लांट्स में ये देखने को मिलता है, यानी कि जीरोफिटिक कैरेक्टर हुआ एक तरीके से। अब जो लास्ट वाला है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इडियोब्लास्ट सेल्स। बहुत बार पूछा गया है। एक तो ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि ये पूछा था ये किस तरीके के टिश्यू का मतलब मॉडिफिकेशन है, तो पेरेन्काइमा का मॉडिफाइड पेरेन्काइमा हो गया, ठीक है। उसमें भी फिर सिंपल वाला मतलब सिंपल परमानेंट ये पता होना चाहिए, फिर किस टाइप का है ये पता होना चाहिए। देन अब उसके बाद इसकी बारी आती है कि ये क्यों जाना जाता है, तो ये ऐसा पेरेन्काइमा है जो कि क्या करता है, प्लांट्स का जो वेस्ट मटीरियल है उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से पेरेन्काइमा के बारे में क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा को हम और किस नाम से जानते हैं, लिविंग पैक्टिनाइज्ड मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। इसको श्लेडन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था। इसमें देखो क्या होता है कि सेल वॉल में सेलुलोज हेमीसेलुलोज तो होता ही है, साथ में यहाँ पे पैक्टिन का जो है वो डिपोजिशन होता है। जैसे सपोज करते हैं, एक बार हम इसके सेल्स को ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे सपोज करो ये ऐसे सेल हो गई, ये सेल्स हो गई, तो इनके जो कॉर्नर हैं, यहाँ कॉर्नर्स पे यहाँ पे पैक्टिन का डिपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये अनइवन थिकनिंग प्रोवाइड करता है और साथ में
मतलब सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पर थिकनिंग देखने को मिलेगी। और ये क्या होता है, ये पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, सेल वॉल जो है वो हाइड्रोफिलिक होती है, यानी कि दैट इज स्टोर्स वाटर एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ कोलेनकाइमा सेल्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो हाइपोडर्मिस में पाए जाते हैं। और उसमें भी अगर ये रूट की हाइपोडर्मिस में, जैसे सपोज करो कि ये एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस के नीचे वाली सेल क्या होती है, हाइपोडर्मिस होती है। तो अगर रूट की बात करेंगे तो ये क्या कहलाता है, एक्सोडर्मिस कहलाता है। और अगर स्टेम की बात करेंगे तो सिंपली आप हाइपोडर्मिस कहोगे, जो लेयर बिलो द एपिडर्मिस है। अब यहाँ पे देखो टाइप्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो बस मेन फंक्शन इसका प्रोवाइड स्टेबिलिटी हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होता है। जैसे मान लो कि आंधी चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो पेड़ की टहनियाँ क्या है, वो बहुत एक एक्सट्रीम लेवल तक झुक जाती हैं। ठीक है, वो बात और है कि हाँ कभी कभी टूट जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, एक एक्सट्रीम लेवल तक झुक जाती हैं, फिर उसके बाद सीधे खड़ी हो जाती हैं। तो वो किस लिए होता है, इन्हीं सेल्स की वजह से होता है। यही जो कोलेनकाइमेटा सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, उसको फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये आपको क्या है, ये इस तरीके से एपिडर्मिस है, उसके बाद ये नीचे ऐसे होमोजीनस लेयर होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म हाइपोडर्मिस होती है। लेकिन अगर कुकुरबिटा वगैरह की बात की जाए तो कुकुरबिटा की कंडीशन में क्या होता है, ये ऐसे पैचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसीलिए कभी आपने अगर उसकी स्टेम देखी है कुकुरबिट्स की, तो देखो उसमें कुछ ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से मतलब ऐसे रहता है। तो जहाँ जहाँ पे ये पैचेस हैं वहीं पे मतलब ये चीज़ें ऐसे थोड़ी सी डेंस हो जाती हैं। और साथ ही साथ ये कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन पिटियोल। अब लीफ का स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, दोबारा यहाँ पे नहीं बताऊंगी। तो प्रेजेंट इन द पिटियोल एंड लेमिना ऑफ यंग लीव्स। ठीक है, क्योंकि पत्तियाँ भी क्या है, ऐसा तो इतनी तेज़ हवा आंधी तूफान वगैरह आता है तो वो फट जाए टूट जाए वहाँ से, मतलब फिर तो प्लांट क्या है पूरा वो वैसा हो जाएगा। लेकिन क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, उसको स्टेबल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। और ये लिविंग पेक्टिनाइज्ड मैकेनिकल टिश्यू है और लीफ में प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या करता है, उसको रेजिस्ट टीयरिंग इफेक्ट, मतलब फटने से बचाता है हवा से। अब इसकी अगर टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बेसिकली 3 तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है एंगुलर, दूसरा वाला जो है वो है लेकुनर, लेक्यूनर, और थर्ड वन जो है वो है लेमिनर, लेमिना यानी कि लेमिनर या फिर प्लेट। तो लेमिनर या प्लेट वाला तो यही हो जाएगा हमारा सनफ्लावर वाला, जो होमोजेनियस लेयरिंग होती है। ठीक है, मतलब बस यहाँ पे वही अनइवन थिकनिंग्स ही देखने को मिलेंगी, लेकिन ये लेयर जो है वो एकदम होमोजेनियस होती है, एकदम एक बराबर उसमें होती है। लेकुनर वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ये देखा जाता है हमें एरियल रूट्स ऑफ मॉन्स्टेरा। सुनते रहो मुझे साथ साथ में। अगर कुछ बच्चे ये सोच के बैठे होंगे ना कि हाँ बस वीडियो डाउनलोड कर लिया या बस स्क्रीनशॉट लेके काम चला लेंगे, मत करो, सुनो मुझे फिर साथ में लिखो। एरियल रूट्स ऑफ मॉन्स्टेरा, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। लेकुनर किसका पार्ट है, मतलब किसका टाइप है, कोलेनकाइमा का। कोलेनकाइमा कैसा है, लिविंग पेक्टिनाइज्ड मैकेनिकल टिश्यू है। और बाकी एंगुलर की बात की जाए तो ये देखो इस वाले में एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा था ना, तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, कुकरबिट्स में। टोमेटो, टोमेटो का भी कभी स्टेम देखिएगा तो पता चलेगा, टोमेटो। और साथ ही साथ सोलेनम, आलू वगैरह जो हैं। जो बच्चे गाँव से बिलोंग करते हैं, कभी तुम लोग भी यार जाते ही होगे ना कभी कभार छुट्टी उट्टी मनाने, इतना तो हर कोई जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से ऑब्जर्व किया करो। अगर बॉटनी ले रखा है तो सिर्फ बुक से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो अब जब कभी भी जाइएगा तो इन सब चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बाकी लेमिनर का बता ही दिया मैंने क्या है एग्जाम्पल, सन फ्लावर। तो इसके साथ ही हमारा ये कोलेनकाइमा भी कंप्लीट होता है। अब देखो थर्ड वाला जो है वो क्या है हमारा, स्क्लेरेनकाइमा। मेरे पास स्पेस नहीं बच रही थी इसलिए मैं यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्क्लेरेनकाइमा मतलब ये क्या है, स्क्लेरोज, स्क्लेरोज मीन्स होता है हार्ड। ठीक है, और ये क्या है, कैसे हैं, ये डेड लिग्निफाइड मैकेनिकल टिश्यूज़ हैं। डेड लिग्निफाइड, वहाँ पे क्या कंडीशन हमने देखा था जब हमने कोलेनकाइमा की बात की थी, तो ये कैसे थे, लिविंग पेक्टिनाइज्ड, मतलब पेक्टिन का यहाँ पे डिपोजिशन देखने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पेक्टिन है। और जब स्क्लेरेनकाइमा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्क्लेरेनकाइमा में कैसा है, स्क्लेरिड्स हैं, यानी कि यहाँ पे
लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। प्रोटोप्लाज्म एम्प्टी होगा, ल्यूमेन भी एम्प्टी होगा। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। जैसे देखो ये एपिडर्मिस हो गई, ये एपिडर्मिस हो गया, मोनोकॉट डाइकॉट दोनों को बता रही हूँ मैं साथ में। तो ये जो होती है हमारी, जो अभी हमने देखा डाइकॉट में, डाइकॉट की हाइपोडर्मिस कैसी है, कोलन काइमेटस, ये डाइकॉट है और ये मोनोकॉट है। तो ये कोलन काइमेटस होती है, लेकिन जो मोनोकॉट होते हैं उसकी कैसी होती है, स्क्लेरन काइमेटस होती है, मतलब स्क्लेरन काइमा की बनी होती है। इसीलिए कभी आप नोटिस करना कि मोनोकॉट स्टेम को मतलब जब आप पकड़ के ऐसे बेंड करते हो तो वो क्या है, इजीली टूट जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन का। ठीक है, वो उसको क्या है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो ऑलरेडी अपने आप में ही कैसा है, हार्ड स्ट्रक्चर है। गन्ना हो गया, गन्ना कभी अब ऐसे तोड़ो तो देखो कट से मतलब टूट जाता है, वो नोड जो उसका नोडल पोर्शन होता है वहाँ से वो इजीली टूट जाता है। कभी वीट का पौधा, अगर आपने पका हुआ वीट का पौधा अगर आपने तोड़ा है, तोड़ के देखना उसको, आप ऐसे आराम से ऐसे मतलब मोड़ेंगे तो वो नोडल रीजन से क्या करता है, वो आराम से टूट जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसके जो हाइपोडर्मिस होती है, ये जो हाइपोडर्मिस है ये कैसी है, स्क्लेरन काइमेटस है। ठीक है, और डाइकॉट की बात की जाए तो उसकी कोलन काइमेटस होती है, इसीलिए उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए वो टूटता है, लेकिन उतना जल्दी नहीं टूट जाता है जितना जल्दी जो है वो हमारा मोनोकॉट टूट जाता है। तो मोनोकॉट स्टेम कैसी है, स्क्लेरन 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 काइमेटस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा गया है। बाकी इसके एग्जांपल्स और आ जाते हैं, वेसल्स हो जाएगा, ट्रेकेट्स हो जाएगा, स्क्लेरिड्स आ गए, फाइबर्स आ गए। अब अगर स्क्लेरिड्स की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, ओवल या स्फेरिकल शेप के होते हैं, हाईली लिग्निफाइड होते हैं, या फिर इनका जो ल्यूमन है वो क्या है, रिड्यूस्ड है, ऑलरेडी बता चुके हैं। अब स्क्लेरिड्स की बात की जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोल रही हूँ साथ साथ में लिख लो, बहुत अच्छा मतलब है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले ब्रैकीस्क्लेरिड्स, ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, मैक्रोस्क्लेरिड्स, ट्राइकोस्क्लेरिड्स और एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। जो ब्रैकीस्क्लेरिड्स होते हैं वो स्टोन सेल्स या उनको ग्रिड सेल्स के नाम से जानते हैं, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ड्रू फ्रूट्स, और साथ ही साथ पल्प ऑफ गुआवा, पियर, सपोटा, एप्पल, इन सब में पाए जाते हैं। ठीक है, जब पियर वगैरह आप खाते हो तो देखो हल्का सा दरदरा सा लगता है। ठीक है, पियर हो गया, गुआवा हो गया, तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे उसके गूदे में ब्रैकीस्क्लेरिड्स जो हैं, स्क्लेरिड सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। उसके बाद में ऑस्टियो की बात करते हैं तो ऑस्टियो जैसे बोन सेल्स के फॉर्म में ये होते हैं, और ये कहाँ पे, सीड ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट की सीड्स देखो छूने पे हार्ड सी होती है ना, थोड़ी मतलब हार्डनेस रहती है वहाँ पे। तो वीट हो गया, राइस हो गया, मेज़ हो गया, तो वो सब कैसे हैं, मतलब ये ऐसे याद कर लो, व्हीट, राइस, मेज़ खाने से हमारी बोन सेल्स जो है वो स्ट्रांग होती हैं, तो वो ऑस्टियोस्क्लेरिड्स में आ जाएगा। उसके बाद में मैक्रोस्क्लेरिड्स की बात की जाए तो मैक्रो कैसे हैं, रॉड शेल्स जैसा इनका शेप होता है। पहले तो शेप याद रखिएगा, रॉड शेल्स जैसा होता है, और ये कहाँ पे, दाल, जितनी भी दाल के जो छिलके होते हैं ना उन सब में मैक्रोस्क्लेरिड्स पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में ट्राइको की बात करते हैं तो जो ट्राइको वर्ड है वो अपने आप में ही क्या है, हेयर सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसा हो जाएगा, वो हेयर सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ट्राइकोस्क्लेरिड्स। अगेन ये कहाँ पे, एरियल रूट ऑफ मॉन्स्टेरा में पाया जा रहा है। ऑलरेडी एरियल रूट ऑफ मॉन्स्टेरा का एग्जाम्पल क्या था, लेगुनर कोलेनकाइमा सेल्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, और साथ ही साथ यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स भी देखने को मिल रही हैं। उसके बाद में बात करते हैं एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। एस्ट्रो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एस्ट्रो वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो स्टिलेट स्क्लेरिड के नाम से भी इसको जानते हैं, मतलब ये सेल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से ऐसे स्टार से। ये कहाँ पे पाया जाता है, टी की जो लीव्स होती हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए स्क्लेरिड्स के, नोट कर लेना, नहीं हो पाएगा तो फिर बताना, मैं शॉर्ट्स प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद में बात करते हैं फाइबर्स की, तो फाइबर्स में भी ये कैसे होते हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर भी एब्सेंट ही होगा, क्योंकि स्क्लेरिड्स के ही टाइप्स पार्ट्स हैं। तो इलोंगेटेड होते हैं, बोथ एंड इनका जो है वो इस तरीके से ऐसे होते हैं, और बोथ एंड क्या है इसका, टेपरिंग होता है, लिग्निफाइड। यहाँ पर भी क्या है, लिग्निन ही है, पैक्टिन नहीं है, लिग्निफाइड। और ल्यूमन क्या है इसका, एम्प्टी होता है, ल्यूमन एम्प्टी है।
अब यहाँ पे भी 3 तरीके के फाइबर हमें देखने को मिलते हैं, सरफेस फाइबर, दूसरा है जाइलम फाइबर या इसी को वुड फाइबर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। और थर्ड वन है वो है फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर के नाम से जाना जाता है। सरफेस फाइबर जो होता है वो सरफेस ऑफ फ्रूट वॉल या सीड कोट से मिलता है, ठीक है। तो अगर सीड की सरफेस से कोई फाइबर हम ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, मतलब कि सरफेस फाइबर में ही आता है। तो सीड, कौन सी सीड है जिसके सरफेस से हमें फाइबर मिलता है, तो कॉटन फाइबर आ जाता है। और ये क्या है, यहाँ पे लिग्निन का मतलब जो डिपोजिशन है वो एब्सेंट रहता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रू फाइबर नहीं कहते हैं, क्योंकि सेलुलोज का बना होता है वो, तो ये सेलुलोजिक फाइबर है, इसीलिए ये क्या है, ट्रू फाइबर नहीं है, फॉल्स फाइबर की कैटेगरी में आता है। और कॉटन कहाँ से मिलता है, गॉसिपियम की स्पीशीज से मिलता है। इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग होता है, इसको लिंट बोलते हैं, लिंट LINT लॉन्ग वाला, और दूसरा जो छोटे छोटे होते हैं उनको फज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्रूट की सरफेस से अगर बात की जाए तो सीड सरफेस से कॉटन फाइबर हो गया, फ्रूट सरफेस से कोकोनट फाइबर निकलता है, जो मीजोकार्प से जो निकलता है ना, वो हल्का सा ब्राउन ब्राउन कलर का, इस तरीके से जब आप नारियल छीलते हो ला करके तो इस तरीके के जो निकलते हैं, ये क्या है, फ्रूट फाइबर है। एग्जाम्पल्स याद रखिए, शब्दों पे गौर कीजिए, शब्दों पे। सीड सरफेस फाइबर कॉटन फाइबर हो गया, फ्रूट सरफेस फाइबर क्या है, कोकोनट फ्रूट से ऑब्टेन करते हैं, वो भी उसके किससे, मीजोकार्प से, क्योंकि एपिकार्प ऊपर वाला हो गया, फिर मीजोकार्प ये फाइबर आ जाता है, और एंडोकार्प क्या आ जाता है, हार्ड और स्टोनी, इसीलिए वो ड्रो फ्रूट का एग्जाम्पल है। और ये इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि मतलब शिप वगैरह जो वहाँ पे बंदरगाह पे लाए जाते हैं, उसको वहाँ पे मतलब बांध के रखने का और खींचने का काम, ये सारा काम इसी से होता है। पानी में जैसे जो मतलब कहते नहीं, पानी में चीज़ भीग गई तो ख़राब हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये अगर पानी में भीग जाते हैं तो इनका स्ट्रेंथ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में सेकेंड वाला जो है हमारा जाइलम फाइबर या वुड फाइबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ये क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम का बना होता है, ठीक है, जाइलम फाइबर सेकेंडरी जाइलम का बना होता है, शॉर्ट एंड हार्ड होता है, नॉट ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाता है। और इसका एग्जाम्पल है मूंज फाइबर, ठीक है, मूंज, जो बच्चे इधर बलरामपुर, बहराइच, गोंडा और इस बेल्ट के होंगे ना, मतलब उनको पता होगा, इधर फैज़ाबाद अयोध्या तक, मतलब अकबरपुर इस साइड में मूंज होती है, ये मोनोकॉट ही है। देखिएगा कभी जाकर, आप लोग गए हैं फील्ड में, खेतों में, तो मोनोकॉट होता है ये। और इसमें एक टाइम बाद मतलब फ्लावरिंग होने से पहले इसमें बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सा लंबा सा निकलता है, उसको गांव की औरतें मतलब तोड़ करके लेके आती हैं, फिर सुखा के, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके, मतलब कलर वलर करके हाथ वाला पंखा बनाना, और मतलब ये जो फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए जैसे फ्रूट बास्केट वगैरह होता है, अब तो मतलब ये सब हो गया है कि लोग इस तरीके के मतलब बर्तनों का यूज़ करते हैं। मतलब जो पुराने ज़माने का है, जो मतलब मैंने जो शादियाँ वादी देखी हैं अपने गांव में, मतलब अपने बुआ लोगों की, उन सब में इसी का वो जो बनाया जाता था बड़ा बड़ा बास्केट जैसा, उसको यूज़ करते थे पूड़ी वगैरह रखने के लिए, या फिर आपको बहुत सारा मतलब 5 किलो 10 किलो अनाज इस तरीके से रखना है, तो ये सारी चीज़ें जो था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज़ माना जाता था। हाँ, थोड़ा सा मतलब ब्रेकेबल होता है, ब्रेकेबल इन द सेंस कि वो ज़्यादा लाइफ स्पैन नहीं होता है, लेकिन हाँ 2-3 साल तक आप उससे बना हुआ मटेरियल जो है वो ईजिली यूज़ कर सकते हो। और शायद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इसको मतलब वो भी दिया गया है। उसके बाद में फ्लोएम फाइबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है फ्लोएम फाइबर में, इसको हम और किस नाम जानते हैं, बास्ट फाइबर के नाम से। ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले जो बिहार वाला एस्टेट हुआ था उसमें भी पूछा गया था एक क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा है जो बास्ट फाइबर का एग्जाम्पल है, या बास्ट फाइबर क्या है, फ्लोएम फाइबर है। तो इसके एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस जूट, कैनबिस सटाइवा हेम्प, क्रोटोलेरिया जेंसिया सन हेम्प हो गया, हिबिस्कस सेप्डिफेरा पटुआ जिसको बोलते हैं वो है, और लाइनम असीटेसिमम यानी कि अलसी फ्लेक्स, ये सब किस में आ जाएंगे, फ्लोएम फाइबर के एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने फाइबर में 3 तरीके के देख लिए, स्क्लेरिड्स में हमने देख लिया ब्रैकी, ऑस्टियो, मैक्रो, ट्राइको, एस्ट्रो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। बाकी अगर उसकी बात करते हैं सीड वाले की, तो इसमें कुछ और एग्जांपल्स हैं, इफ़ यू गाइज वांट टू नोट डाउन यू कैन राइट।
कपोक होता है ना, जिसको वाइट सिल्क कॉटन कहते हैं, वो भी सीड सरफेस का ही एग्जाम्पल है। और सेमल जो होता है उसको रेड सिल्क कॉटन कहते हैं। सेमल का पेड़ जनरली देखा होगा बच्चों ने, तो उसमें से जो निकलता है वो रेड सिल्क कॉटन होता है, कपोक से वाइट सिल्क कॉटन होता है। और ये सारे ट्रू फाइबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें लिग्निन एब्सेंट होता है, सेलुलोज के बने होते हैं, इसीलिए ये फॉल्स फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नहीं कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज आई नो दैट ऑलरेडी वी आर क्रॉसिंग द 50 मिनट्स। ठीक है, तो जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे फिर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी इसको देखिए ध्यान से, और जो भी है जैसा भी है आप सभी अपने रिस्पॉन्स और अपने रिव्यूज़ प्लीज़ ज़रूर दे के जाइए। बाकी जो नए सब्सक्राइबर्स मतलब मेरे चैनल पे ऐड हुए हैं उन सभी का मतलब बहुत बहुत स्वागत है। और आपको जो भी चीज़ें चाहिए, जैसा भी आपको कंटेंट चाहिए, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ गिव योर रिव्यूज़ एंड योर स्पेशल ग्रीटिंग्स एंड ऑल। ठीक है, तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया लेकर के, कुछ और बेहतरीन आप सभी के लिए, कुछ और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।